हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सी रोहित सेठी। आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करवाने वाला हूं। दैट इज AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। जी हां, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और हम इसके हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल्ड वर्जन में रिवाइज करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं AS 13। और उसमें सबसे पहले हमें क्या समझना है कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है। इन्वेस्टमेंट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जो एक इन्वेस्टर, लेट्स से मैं इन्वेस्टर हूं, तो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट्स है जो मैंने होल्ड करके रखी है। किस लिए? या तो पैसा कमाने के लिए यानी कि इंटरेस्ट कमाने के लिए, या फिर डिविडेंड कमाने के लिए, या रेंट कमाने के लिए, या फिर और कुछ मिले या ना मिले एटलीस्ट एप्रिसिएशन मुझे मिल जाए। इसका मतलब अगर कोई चीज मैं आज खरीद रहा हूं, कल वो महंगे दाम में बिक जाए और मुझे एप्रिसिएशन से उससे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम सीधी सीधी बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स आर द एसेट विच आर हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर फॉर अर्निंग इनकम। और वो इनकम किसी भी तरीके से मिल सकती है उसको, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर आप डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिबेंचर या बॉन्ड से आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, राइट। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करते हैं तो वहां पे भी आपको मिलेगा इंटरेस्ट। अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट में करते हैं तो वहां पे भी आपको मिलेगा इंटरेस्ट। अगर आप लोन दे देते हैं किसी को और उसमें लोन दे दिया आप, तो लोन देना भी तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, तो उससे भी आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो ये वो इन्वेस्टमेंट्स है जहां पर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं। इसके बाद अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको मिलेगा डिविडेंड, लेकिन शेयर्स पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। यानी कि अगर आज आपने शेयर 100 रुपए का खरीदा और कल जाकर अगर आप वो शेयर 120 में बेचोगे तो 20 रुपए का आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। शेयर्स आप इक्विटी भी खरीद सकते हैं, प्रेफरेंस भी खरीद सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट इसमें कवर है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन दैट केस वहां से आपको मिल सकता है रेंटल और साथ साथ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। अगर आप गोल्ड, सिल्वर या फिर ऐसी किसी कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आपको मिलता है कैपिटल एप्रिसिएशन, क्योंकि वहां से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, कोई रेंटल नहीं मिलेगा, राइट। तो ये हमारे बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पर हमारे को इनकम मिलती है, ओके। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर हम जनरली बात करें तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है। सबसे पहली वो इन्वेस्टमेंट जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए करी है, और दूसरी वो इन्वेस्टमेंट जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए करी है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा अपने पास रखने वाले हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप 12 महीने के अंदर अंदर बेच देंगे तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। ना मुद्दा ये निकल कर आता है कि मैंने सोचा तो था मैं कल बेच दूंगा, पर उसको बेचने में 13 महीने लग गए, तो क्या वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी? तो याद रहे यहां पर बात इंटेंशन की हो रही है। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप इसे बेच देंगे विद इन 12 मंथ्स तो वो कहलाएगी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और अगर आपकी इंटेंशन ये कहती है कि नहीं मैं इसे होल्ड करके रखूंगा 12 महीने से ज्यादा, इन दैट केस वो आपके लेकर आएगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। अब हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बाइफर्केशन करना क्यों है? क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं तो वहां पर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स अलग अलग दिखाई जाती है, जिनके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट शो होती है। दूसरी बात, दोनों चीजों को वैल्यू करने का ईयर एंड पर जब हम वैल्यूएशन करते हैं दोनों इन्वेस्टमेंट का, तो दोनों इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से होती है। अभी डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन क्या होता है। सो बेसिकली अगर आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेट्स से आपके पास शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास डिबेंचर में भी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास ये सारी इन्वेस्टमेंट है, इन दैट केस आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी इन्वेस्टमेंट के अकाउंट अलग अलग ओपन करने पड़ेंगे। आप एक ही अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और तो और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आपके पास एक कंपनी के भी शेयर्स हैं, आपके पास बी कंपनी के भी शेयर्स हैं, सी के भी शेयर्स हैं, तो इन दैट केस आपको सबके अकाउंट अलग अलग ओपन करने पड़ेंगे एज एन इन्वेस्टर। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली कंपनी पे अप्लाई नहीं हो रहा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन सभी पे अप्लाई हो रहा है इंक्लूडिंग कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है। तो बेसिकली दिस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज फॉर एन इन्वेस्टर, ओके। चलिए अब बात यह आती है कि जब हम इन्वेस्टमेंट को खरीदेंगे, जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट खरीदते समय उसकी कॉस्ट में, यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा, तो याद रहे जो आपने पैसा दिया परचेस प्राइस वो तो ऐड होगा ही होगा, प्लस साथ साथ अगर आपने कोई स्टैंप ड्यूटी करी है, अगर आप रियल एस्टेट खरीदते हो यानी कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहां पर आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है। अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है जिसका आपको रिफंड नहीं मिलता, राइट। तो अगर आपने खरीदते समय कोई भी खर्चा किया है और वो खर्चा एक्विजिशन से रिलेटेड है तो वो उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे लिखे, स्टैंप ड्यूटी हो गई, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्सेस या कोई भी टैक्सेस जिसका आपको रिफंड नहीं मिलना, ब्रोकरेज हो गई, या कोई भी एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंस जो आपको एक्विजिशन के लिए करना जरूरी है, ये सभी को ऐड कर दिया जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी, राइट।
अब अगर आप इन्वेस्टमेंट अपनी कॉस्ट से ज्यादा में बेचते हैं या कॉस्ट से कम में बेचते हैं, तो ऑब्वियसली बेचते समय होगा आपको प्रॉफिट या फिर लॉस, राइट। अब अगर आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो इन दैट केस वो प्रॉफिट और लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे अपने जनरल पीएनएल अकाउंट पे, यानी कि वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, उसको अलग से किसी रिजर्व या कहीं पे भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अब मुद्दा यहां पर यह आता है कि हमने इन्वेस्टमेंट जब बेची तो कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट बेची, ये कैसे पता लगेगा। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेट्स से आपके पास ए लिमिटेड के शेयर्स हैं और बी लिमिटेड के शेयर्स हैं, अब आपने बी लिमिटेड वाले शेयर्स बेच दिए, तो ऑब्वियसली आपने बी के शेयर्स बेचे हैं, तो बी में इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बी लिमिटेड के बहुत सारे शेयर्स हैं और आपने अलग अलग डेट्स पे खरीदे, अब आपने उनमें से कुछ शेयर्स बेच दिए, नाउ द पॉइंट इज कि मैंने कौन से वाले बेचे, जो सबसे पहले खरीदे थे या जो बाद में खरीदे थे। इसका मतलब हमने कौन से शेयर्स बेचे, इस बात पे लड़ाई होगी। तो इस लड़ाई को बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। हमने क्या करना है, हमने ये मानना है कि एक ही तरीके के शेयर्स है सारे, हमने उसे एक ही कॉस्ट पे खरीदा, यानी कि हमारे लिए हम मेथड लगाएंगे वेटेड एवरेज मेथड। इन शॉर्ट, जब भी आप बेचने जाएंगे आप सभी की कॉस्ट का एक वेटेड एवरेज निकालेंगे और उसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस लेंगे। लेकिन अगर आप एसेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैंने यही एसेट बेची है, इन दैट केस वहां पर आपको स्पेशल रूल लगाना है, यानी कि उसी से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मुद्दा यह आता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। वैल्यूएशन का मतलब होता है, देखिए दो बातें। सबसे पहली वैल्यूएशन, जिस दिन आपने खरीदा उस दिन तो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको कॉस्ट पे, और कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी बात आती है साल के एंड में इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कैसे किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट को साल में एंड में वैल्यू करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर आपके लिए वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म का मतलब आप इसे एक साल के अंदर अंदर बेचने वाले हैं, इन दैट केस अगर आप बेचने वाले हैं तो आपको उसे रिकॉर्ड करना चाहिए कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी चीज हम बेचने के लिए यानी कि हेल्ड फॉर सेल रखते हैं उसको हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं। और ये बात हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी पढ़ी थी, राइट। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखी है, यानी कि मैं इस साल नहीं बेचूंगा, मैं अगले साल सोचूंगा बेचने का, तो इन दैट केस आप उसे अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट बोले तो आपकी एनआरवी चाहे ज्यादा है चाहे आपकी एनआरवी यानी कि कम है, तो आपको फिर भी उसे किस पे रिकॉर्ड करना है, जितने प्राइस पे आपने उसे खरीदा। दूसरा सवाल यहां पर यह निकल कर आता है कि अगर मान लीजिए कि मेरी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो बिकने लायक ही नहीं है, यानी कि उसके अंदर परमानेंट डिक्लाइन आ गया। परमानेंट डिक्लाइन मतलब मेरे शेयर्स जो है वो परमानेंटली गिर गए हैं। तो अगर ऐसा हुआ है कि आपके शेयर्स परमानेंटली गिर गए हैं, तो आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का रूल है। अब अगर आपको एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ता है एनआरवी पे, यानी कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को एनआरवी पे रिकॉर्ड करना पड़ता है लेकिन आपने उसे ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है कॉस्ट पे, तो पक्की बात आपको वैल्यूएशन का लॉस होने वाला है। तो इन दैट केस इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, उसको कम करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे और वैल्यूएशन लॉस डेबिट हो जाएगा, यानी कि जर्नल एंट्री पास होगी, वैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और ये वैल्यूएशन लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल में। अब चाहे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर है चाहे ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, राइट। इसके आगे हमारे पास वैल्यूएशन लॉस के बाद क्या समझना है हमने, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स बेसिकली कंपनी जो है वो आपको फ्री में दे देती है। अब कंपनी अगर फ्री में शेयर दे रही है और उसके बदले आपने कुछ नहीं दिया, तो एज एन इन्वेस्टर अगर कोई भी चीज फ्री में मिल रही है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? तो बोनस शेयर की हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते। लेकिन यस, बोनस शेयर से हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं, वहां पर जो हम एक नंबर का कॉलम बनाते हैं वहां पर बोनस शेयर को ऐड कर देते हैं, यानी कि बोनस शेयर को हम डेबिट तो कर देंगे लेकिन अमाउंट का कॉलम हम खाली छोड़ देंगे, यानी कि वो हमारे अमाउंट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, अगर मान लो आपने 1000 शेयर 3 लाख रुपए के खरीदे थे और कंपनी ने आपको 1000 शेयर और दे दिए, तो अब आपके पास 3 लाख रुपए के 2000 शेयर हो गए, यानी कि आपकी कॉस्ट जो है वो अब एक शेयर की 3 लाख अपॉन 2000 हो जाएगी। तो इन दैट केस आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब जब आप शेयर बेचेंगे तो प्रॉफिट उस कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होगा जो बोनस एडजस्ट करने के बाद आया, राइट। इसके बाद अगर कंपनी आपको राइट शेयर्स देती है, अब ये राइट शेयर्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। राइट शेयर का मतलब है अधिकार वाले शेयर। अधिकार वाले शेयर यानी कि अगर आपके पास एक कंपनी के शेयर्स हैं तो कंपनी किसी को भी इश्यू करने से पहले सबसे पहले आपसे बात करेगी कि क्या वो कंपनी आपको शेयर्स चाहिए। अगर आपको शेयर्स चाहिए तो आप ले सकते हो और अगर आपको शेयर नहीं चाहिए तो आप मना कर सकते हैं, राइट। पर मना करने और लेने के बीच में भी एक राइट होता है और वो राइट होता है कि आप अपना ही राइट किसी और को बेच सकते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास शेयर्स पहले से थे और कंपनी ने उसके बाद राइट डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब आपके पास जो शेयर थे वो एक्स राइट थे। एक्स राइट यानी कि उसमें अधिकार इंक्लूडेड उस टाइम पे नहीं था जिस टाइम पे आपके पास शेयर्स थे।
पर मान लो कंपनी ने राइट अनाउंस कर दिया और आपने शेयर उसके बाद खरीदे। अगर आपने राइट अनाउंस करने के बाद शेयर खरीदे, इसका मतलब आपके शेयर्स जो है वो एक्स राइट नहीं है, आपके शेयर्स कम राइट है। कम राइट यानी कि उसके अंदर राइट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब बात को समझना क्या है, अगर आपने ये राइट ले लिया यानी कि आपने शेयर्स ले लिए तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। मुद्दा खत्म हो जाता है, आपने शेयर खरीद लिए, अब आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो एंट्री क्या पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बात खत्म। लेकिन मुद्दा तब आता है कि अगर आपने ये शेयर्स नहीं खरीदे और आपने ये शेयर के राइट जो थे वो किसी और को बेच दिए। अब अगर आप राइट किसी और को बेचते हैं तो आपके पास पैसा आएगा, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट। अब ये जो सेल ऑफ राइट है ये आपकी इनकम है या फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी है, ये समझना है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके शेयर्स एक्स राइट थे, इसका मतलब आपके पास शेयर पहले से ही थे, राइट बाद में अनाउंस हुआ है, तो ये आपकी इनकम है, आप सेल ऑफ राइट को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। बट राइट अनाउंस होने के बाद अगर आपने शेयर खरीदे, इसका मतलब आपके जो शेयर्स थे वो कम राइट बेसिस पे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेल ऑफ राइट जो आपने किया है उसे कहां ट्रांसफर करना है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ही ट्रांसफर करना है। इन शॉर्ट उसे इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना है। एक बार मैं आपको एग्जाम्पल देके ये बात समझा देता हूं। मान लो आपने 1 लाख रुपए के शेयर आपके पास पहले से थे, कंपनी ने राइट अनाउंस किया और आपने वो राइट किसी और को बेच दिया 12,000 रुपए में। इन दैट केस वो 12,000 पीएनएल में चले जाएंगे, इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन मान लो कंपनी ने राइट अनाउंस किया, उसके बाद आपने 1 लाख के शेयर खरीदे। अब ये जो 1 लाख के शेयर है ये कम राइट बेसिस पे है और आपने ये जो राइट था वो 12,000 में मार्केट में बेच दिया। अब 12,000 को आप अपनी कॉस्ट में से क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि जो आपकी कॉस्ट है वो 1 लाख नहीं कहलाएगी, आपकी कॉस्ट 88,000 रुपए कहलाएगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना रहे होंगे तो कम राइट बेसिस में आपने जितने भी राइट्स को सेल करके पैसा आएगा वो आपने कहां पे डालना है, वो आपने डालना है इन्वेस्टमेंट के कॉलम में, यानी कि अमाउंट के कॉलम में इंस्टेड ऑफ इनकम के कॉलम में, राइट। तो ये हमने बात कर ली कम राइट बेसिस और एक्स राइट बेसिस। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड की अकाउंटिंग कैसे करनी होती है, तो अगर आपके पास शेयर्स हैं और आपको डिविडेंड मिला है तो आपने सिंपल सी बात करनी है, भाई डिविडेंड मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, और डिविडेंड को उठाकर कहां डाल देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन मुद्दा यह आता है अगर वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो। अब ये प्री एक्विजिशन किस डिविडेंड किस बला का नाम है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने शेयर्स खरीदे इस साल और आपको डिविडेंड भी मिला इस साल। अब हमें क्या समझना है, डिविडेंड जो होता है जो इस साल मिलता है वो एक्चुअली में इस साल का नहीं होता, वो बिलोंग करता है पिछले साल को। अब आप एक बार इमेजिन करके देखो, आपने शेयर्स खरीदे इस साल और आपको डिविडेंड मिला पिछले साल का, तो इसका मतलब ये वो डिविडेंड है जो आपके एक्विजिशन से पहले का है, तो इसे बोला जाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो अगर आपने कोई शेयर इस साल खरीदे और आपको इसी साल डिविडेंड मिल गया लेकिन वो डिविडेंड बिलोंग करता है पिछले साल को, तो उसको हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होता, हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में, यानी कि वो हमारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है वो माइनस कर देता है। यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाली बात है, कब इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना है और कब राइट हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना है। अब चाहे वो डिविडेंड है चाहे वो राइट्स है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के अंदर डिविडेंड और साथ साथ राइट इंक्लूडेड है तो ऑब्वियसली आप उसी में से माइनस करेंगे ना। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो इसमें इंक्लूडेड है, तो क्वेश्चन ये बात स्पेसिफाई करेगा कि आपने जो शेयर्स खरीदे हैं वो कम डिविडेंड है या एक्स डिविडेंड है, और आपने जो राइट्स खरीदे, जो आपने शेयर खरीदे वो कम राइट है या एक्स राइट है। और अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो अपना दिमाग चलाएंगे कैसे, अगर कोई शेयर हमने इस साल खरीदे हैं और डिविडेंड हमें पिछले साल का मिला है तो इसका मतलब ये कम डिविडेंड है, राइट। और अगर कोई शेयर हमने पिछले साल खरीद लिए थे और उसमें डिविडेंड हमें पिछले साल का ही मिला तो इसका मतलब हमारे पास वो शेयर्स थे, हम उसके अधिकार हैं, हम उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे, राइट। नाउ ये हमने समझ लिया कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है। अब बात आती है ब्रोकरेज की। ब्रोकरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। ब्रोकरेज कौन से प्राइस पर लगती है, ब्रोकरेज लगती है बेसिकली वो प्राइस पे जितने आपने इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा। अब मान लो आप डिबेंचर खरीदने गए, अब डिबेंचर के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, डिबेंचर्स जो होते हैं वो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट होते हैं। अब ये एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट क्या है, डिबेंचर्स अगर आप खरीदने जाते हैं और आप इंटरेस्ट का अमाउंट अगर अलग से देकर आते हैं तो इसका मतलब आपने डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट खरीदे, मतलब आपने इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से दिया है। और अगर आपने डिबेंचर का एक लमसम अमाउंट दिया, इंटरेस्ट उसके साथ में इंक्लूडेड है, तो उसको हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट। अब मुद्दा यह आता है कि हमें डिबेंचर्स के ऊपर जब ब्रोकरेज कैलकुलेट करनी होगी तो हमें किस वैल्यू पे करनी होगी, तो ध्यान से समझिएगा। अगर ब्रोकरेज कॉस्ट पे करनी है तो एक्स इंटरेस्ट में जो भी कॉस्ट आ रही है उस पे कर लेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ पे ही कॉस्ट करी है। लेकिन अगर कम इंटरेस्ट है तो कॉस्ट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, यानी कि जो भी परचेज प्राइस है उस परचेज प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तब हमारी कॉस्ट आएगी। मुद्दा सिर्फ आपको इतना समझना है कि चाहे एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट,
जो हमारी कॉस्ट होती है वो परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट होता है। अब अगर आपके पास डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट है तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी उसमें से माइनस है, और अगर वो कम इंटरेस्ट है तो इसका मतलब आपने उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है। अब क्वेश्चन कहता है कि जो ब्रोकरेज लगेगी वो कॉस्ट पे लगेगी, तो ठीक है, एक्स इंटरेस्ट में तो होती ही कॉस्ट है, लेकिन कम इंटरेस्ट में वो क्या होता है, परचेज प्राइस होता है, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन कहता है परचेज प्राइस पे लगेगी तो एक्स इंटरेस्ट वही परचेज प्राइस है, लेकिन ब्रोकरेज जो लगेगी कम इंटरेस्ट में वो परचेज प्राइस पे लग जाएगी, राइट। और अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नाउ इसके बाद ये आती है, मान लीजिए कि आज कंपनी ने इंटरेस्ट दिया और आपने आज ही डिबेंचर खरीद लिए, तो क्या वो एक्स इंटरेस्ट होंगे या कम इंटरेस्ट होंगे? द आंसर इज वो ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट होंगे, क्योंकि कंपनी जिस दिन इंटरेस्ट दे रही है अगर उस दिन डिबेंचर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट उसी को ही मिलेगा, चाहे आप किसी से डिबेंचर उस दिन खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। अगर आपको कोई इंटरिम डिविडेंड मिला है तो इंटरिम डिविडेंड आपकी इनकम होती है, इंटरिम डिविडेंड को आप कहां ट्रांसफर कर सकते हैं? डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में, राइट। इसके बाद अगर आप अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट को रीक्लासिफाई करते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीक्लासिफाई? रीक्लासिफाई करने से पहले वापस चलता है क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में हमने ये समझा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म कहलाएगी या लॉन्ग टर्म कहलाएगी। अगर हमारी बात अब रीक्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां से बात क्लियर होकर आती है कि हम लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं या हम शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं। एक एक करके समझते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो हम शॉर्ट टर्म में रूल क्या लगा रहे थे? कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। तो जिस दिन हम कन्वर्जन करना चाहते हैं हम ये रूल लगा देंगे, जिस दिन कन्वर्जन करना चाहते हैं हम ये रूल लगा देंगे, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। इनमें से जो भी आंसर आएगा वो एलटीआई यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट बन जाएगा और आगे जाके वही कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता रहेगा, राइट। अगर आप लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं तो फिर तो सिंपल है, जिस दिन आप कन्वर्जन कर रहे हैं उस दिन रूल लगा दीजिए कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, और आगे भी वो रूल लगता रहेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, राइट। कुछ इन्वेस्टमेंट इसके स्कोप से बिल्कुल बाहर है। पहला इन्वेस्टमेंट इन लीज, क्योंकि वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में समझेंगे। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए करी है तो वो भी इसके स्कोप से बाहर है, क्योंकि हम एएस 15 में समझेंगे। और बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी और म्यूचुअल फंड कंपनी, वो सभी कंपनी जो है वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इन्वेस्टमेंट के स्कोप से बाहर है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये हमने बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में रिवाइज किया है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया फिर तो आपको पक्का कमेंट करके एटलीस्ट बताना चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हां, अपने सभी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।